लोमहर्षण जी द्वारा बताए गए प्राचीन भारतीय वंशों की इस गहन चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज हम चंद्रवंश, जैनु, कुशिक और भृगु वंशों की बात करेंगे। मतलब ये कैसे शुरू हुए और कैसे आपस में जुड़ गए, इस पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये सफर हमें दिखाएगा कि कैसे दिव्य घटनाएं, मानवीय कार्य और शायद किस्मत ने मिलकर इन खास वंशों को और खासकर क्षत्रिय और ब्राह्मण वंशों के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं उनको शक्ल दी। तो कहानी शुरू होती है चंद्र से, या सोम जिन्हें कहते हैं। महर्षि अत्रि की तपस्या से उनके नेत्रों से कहते हैं एक तेज प्रकट हुआ। हाँ, जल रूप में, और दिशाओं ने उसे गर्भ रूप में धारण किया, पर वो उसे संभाल नहीं पाई तो उन्होंने त्याग दिया। अच्छा। और तब ब्रह्मा जी ने उस तेज को यानी चंद्र को एक रथ पर बिठाया और उन्हें बीज, औषधि, जल और ब्राह्मणों का राजा बनाया। तो यहीं से चंद्रवंश की कह सकते हैं शुरुआत हुई। लेकिन ऐश्वर्य मिलने के बाद चंद्र ने बृहस्पति की पत्नी तारा उनका अपहरण कर लिया। ये एक काफी चर्चित प्रसंग है। जी हाँ, बिल्कुल। देवताओं ने भी समझाया पर बात बनी नहीं। आखिरकार ब्रह्मा जी को बीच में आना पड़ा, तब जाकर तारा को लौटाया गया। और उनके पुत्र हुए बुध, जो चंद्र के ही पुत्र माने गए। हाँ, और बुध अत्यंत बुद्धिमान थे। उनका विवाह फिर इला से हुआ और उनके पुत्र हुए पुरुरवा। पुरुरवा और उर्वशी की कहानी तो काफी मशहूर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे दिव्य और मानवीय वंश एक तरह से मिल रहे हैं। सही कहा। पुरुरवा के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जानहू। उनके बारे में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हाँ, कहते हैं कि यज्ञ के दौरान उन्होंने गुस्से में आके पूरी गंगा नदी को ही पी लिया। हाँ? पूरी नदी को? ये तो कमाल की बात है। हाँ, ऐसा वर्णन मिलता है। लेकिन फिर ऋषियों ने उन्हें मनाया, उनसे विनती की। अच्छा, फिर? तो उन्होंने गंगा को अपनी पुत्री के रूप में अपने शरीर से बाहर निकाला, और शायद इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। ओहो, ये बात है। जाह्नवी यानी जहनु की पुत्री। ये तो बड़ा रोचक कनेक्शन है। और यही जन्हू वंश आगे चलकर कुशिक वंश से जुड़ता है। जन्हू के वंश में आगे कुश हुए और उनके पुत्र थे राजा कुशिक। अच्छा, तो जहनु से कुश, कुश से कुशिक। हाँ, और राजा कुशिक ने इंद्र जैसा पुत्र पाने की इच्छा से बड़ी तपस्या की। और कहते हैं कि उनकी तपस्या इतनी सफल रही कि स्वयं इंद्र ने उनके पुत्र गाधी के रूप में जन्म लिया। गाधी, और गाधी की पुत्री थी सत्यवती, जिनका विवाह हुआ भृगु वंश के महर्षि ऋचिक से। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। यहाँ क्षत्रिय कुल यानी कुशिक वंश और ब्राह्मण कुल यानी भृगु वंश का सीधा संबंध स्थापित हो रहा है। तो ये एक तरह का इंटरमैरिज जैसा हुआ उस समय के हिसाब से। बिल्कुल, और इसका प्रभाव बहुत दूर तक गया। इसी से वंश और कर्म की जो पारंपरिक धारणाएं थी, उन पर एक तरह का सवाल भी उठा। अच्छा, वो कैसे? क्या हुआ था इस विवाह के बाद? तो महर्षि ऋचिक ने अपनी पत्नी सत्यवती और अपनी सास यानी गादी की पत्नी दोनों के लिए संतान प्राप्ति के लिए विशेष चरु तैयार किए। चरु मतलब कोई खास तरह का भोजन? हाँ, एक पवित्र अभिमंत्रित भोजन कह सकते हैं। सत्यवती के लिए जो चरु था वो ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र देने वाला था, और उनकी माँ के लिए क्षत्रिय गुणों वाला वीर पुत्र देने वाला। लेकिन सुनने में आता है कि कुछ अदला बदली हो गई। हाँ, बिल्कुल। दैवयोग कहें या भूल कहें, माँ बेटी ने आपस में चरु बदल लिए। सत्यवती ने वो खा लिया जो उनकी माँ के लिए था, और माँ ने वो जो सत्यवती के लिए था। अरे! तो मतलब सत्यवती ने क्षत्रियोचित गुणों वाला चरु खा लिया और उनकी माँ ने ब्राह्मणोचित गुणों वाला। जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ। और इसका नतीजा बहुत ही अनोखा निकला। क्या नतीजा निकला? ये तो वाकई नियति का खेल लगता है। बिल्कुल। सत्यवती ने जमदग्नि को जन्म दिया। अब जमदग्नि स्वभाव से शांत ब्राह्मण थे, लेकिन उनके पुत्र यानी सत्यवती के पौत्र परशुराम, उनमें भयंकर क्षत्रियोचित उग्रता और तेज आया। परशुराम, हाँ, उनका चरित्र तो बहुत उग्र माना जाता है। सही। और दूसरी तरफ सत्यवती के भाई यानी गाधी के पुत्र विश्वामित्र। हाँ, विश्वामित्र वो जन्मे तो क्षत्रिय कुल में, बिल्कुल, लेकिन चूंकि उनकी माँ ने ब्राह्मणोचित चरु खाया था, उनमें वो गुण आए और उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि वो क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्मर्षि बन गए। ब्रह्मर्षि, ये पद तो सामान्यतः जन्म से ब्राह्मणों के लिए ही माना जाता था। बिल्कुल। तो ये एक तरह से स्थापित मान्यताओं को चुनौती थी। विश्वामित्र का क्षत्रिय होकर ब्रह्मर्षि बनना दिखाता है कि तप और कर्म से जन्म की सीमाओं को लांघा जा सकता था, कम से कम इन कथाओं के अनुसार। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। और एक और उदाहरण है,
जी। विश्वामित्र के कई पुत्र थे, उनमें एक थे शुनाशेप। शुनाशेप। हाँ, वो जन्म से भृगुवंशी थे, यानी ब्राह्मण वंश के। पर कुछ कथाओं के अनुसार देवताओं ने उन्हें विश्वामित्र को पुत्र रूप में दे दिया था, इसलिए वो देवरात भी कहलाए। और उन्हें विश्वामित्र के कौशिक गोत्र यानी क्षत्रिय वंश में ही गिना गया। तो मतलब एक ब्राह्मण पुत्र क्षत्रिय वंश में शामिल हो गया। जी हाँ। तो ये सारे उदाहरण परशुराम, विश्वामित्र, शुनशेप, ये सब वंश और कर्म, जन्म और व्यक्तिगत क्षमता के बीच के जो जटिल और लचीले रिश्ते थे उस समय, उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो ये सिर्फ वंशावली नहीं है, ये कहानियां बहुत कुछ कहती हैं। बिल्कुल। ये बताती हैं कि कैसे व्यक्तिगत तप, चुनाव, भाग्य और हाँ, दिव्य हस्तक्षेप भी जन्म से मिली पहचान को बदल सकते थे या उसे प्रभावित कर सकते थे। खासकर क्षत्रिय और ब्राह्मण भूमिकाओं का ये जो आदान प्रदान है, ये इन वंश कथाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो संक्षेप में कहें तो ये प्राचीन कथाएं हमें नियति, व्यक्तिगत कर्म और दिव्य शक्तियों की एक मिलीजुली जटिल तस्वीर दिखाती हैं। विश्वामित्र और परशुराम जैसे चरित्र तो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। सही कहा। ये कथाएं इन स्रोतों की गहराई और उनकी सोचने पर मजबूर करने वाली प्रकृति को उजागर करती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये जो प्राचीन आपस में गुंथी हुई भाग्य और वंश की कहानियां हैं, जहां भूमिकाएं इतनी बदल सकती थी, क्या ये आज भी कहीं ना कहीं हमारे मन में इस सोच को प्रभावित करती हैं कि किसी व्यक्ति की क्षमता या उसकी सामाजिक भूमिका सिर्फ उसके जन्म या पृष्ठभूमि से ही तय होती है? सोचने वाली बात है।